हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 10वीं के पहला चैप्टर का 6 ऑब्जेक्टिवों को हल किया है। आज हम लोग 7 से लेकर 13 तक के ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे इस वीडियो में। और इसे हल करने से पहले कुछ बात बेसिक रूल आपको समझना होगा। समझे क्या है कि गिनती वाली संख्या को, जितनी भी गिनती वाली संख्या है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती वाली संख्या क्या है? प्राकृत संख्या है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 और ये अनंत तक है, तो सबसे छोटी संख्या 1 है और सबसे बड़ी संख्या इसका अनंत है। ठीक है। इसके बाद आता है, अगर इस संख्या में हम 0 को शामिल कर दें तो ये बन जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या। और ये भी अनंत। तो इसकी सबसे छोटी संख्या पूर्ण संख्या में 0 है और सबसे बड़ी संख्या अनंत है। अब पूर्ण संख्या के समूह में अगर हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दें तो ऐसे संख्याओं के समूह को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। और ये जितनी भी संख्याएं हैं सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं। इसी में कुछ है परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और जहां q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। इसे आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, जो गिनती वाली संख्या है, ये जो 2 है, 2 को सम संख्या कहते हैं। सम, तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे कहते हैं सम संख्या। ठीक है। और विषम संख्या वो है जो 2 से भाग ना लगे, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। और तीसरे बारे में जो आता है आपको जाके, जिसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, जो किसी से ना कटे, जो खुद से कटे, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 और ये चलता रहेगा। ये भी अनंत होता है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब यहाँ आपको बनाना है और हल करना है। समझिए, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमिका किन पूर्णांक के लिए संभव है? अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा है तो मैंने आपको बताया है कि केवल 2 धन सम पूर्णांकों के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ समझिए ऑप्शन में क्या दिया है? केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, केवल ऋणात्मक पूर्णांकों के लिए, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के लिए, किसी भी पूर्णांक के लिए नहीं। तो हम लोग जानते हैं क्या, केवल धन पूर्णांक के लिए होता है। 2 संख्याओं a और 18 का लौसा 36 तथा मौसा 2 है। देखिए, इसको हम लोग हल कर देते हैं 8 नंबर को। यहाँ पे क्या है? दूसरी संख्या हमें क्या करना है? मानना है। माना पहली संख्या बराबर, तो पहली संख्या क्या हो गया? a, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या को हम लोग b बोलते हैं, तो यहाँ पे भी दूसरी संख्या 18 है। ठीक है, इसलिए सूत्र क्या होता है? अभी क्या ज्ञात करना है? जो ज्ञात करना है उसको आगे लिखेंगे। तो a ज्ञात करना है, पहली संख्या बराबर HCF इंटू LCM। HCF को मौसा और LCM को लौसा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या। अब समझिए, पहली संख्या क्या है? a है, इसकी जगह a लिख दिए। HCF क्या दिया हुआ है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है मौसा 2, तो आप 2 लिख दीजिए, गुना। LCM क्या दिया हुआ है? 36 दिया हुआ है LCM, तो आप यहाँ पे 36 लिख दीजिए। और यहाँ पे दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है? तो 18 दिया हुआ है, 18 लिख दीजिए। 18 दूनी 36, क्या बचा? a का मान बच गया, ऊपर में 2 गुना 2 बराबर 4। यही इसका आंसर है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अब बोला 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात होगा। तो 5, 15 और 20 का लौसा क्या होता है? तो पहले 5 का निकालिए। देखिए 5 बराबर क्या होता है? 1 गुना 5। अब 15 क्या हो जाएगा? 15 बराबर 3 गुना 5। और 20 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा आपको जाके 2 दूनी 4 5 20। तो जो तीनों में हो वही मौसा होता है। तो तीनों में क्या है? 5 है। तो HCF क्या निकला? HCF निकल गया 5। अब हमें क्या करना है? क्योंकि यहाँ पे बोला है लौसा और मौसा का अनुपात, तो लौसा क्या होगा? तो लौसा दोनों में क्या है? LCM निकाल लीजिए इस तरह से यहाँ पे। तो 2 गुना और 3 गुना
5, तीनों में 5 है, तो 3 5 15 दूनी 30 दूनी 60 निकल गया एलसीएम। अब हमें अनुपात ज्ञात करने बोला है, तो पहले क्या लिखा है, पहले लिखा हुआ है लॉसो, क्या लिखा हुआ है लॉसो, उसके बाद क्या लिखा हुआ है मौसो। तो पहले लॉसो क्या है, तो लॉसो को हम लोग लिखेंगे ऊपर, अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या है, ये अनुपात है, अनुपात बराबर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लॉसो और मौसो का अनुपात बराबर, तो 60 और इसका क्या निकला 5, 12 पंचे 60, तो नीचे क्या होगा 1 होगा, तो 12:1, या आप सिर्फ 12 दे सकते हैं, तो 12:1 किस में है, डी नंबर पे, यही इसका आंसर है। बहुत आसान सवाल है, आपको समझना है। जो भी बच्चे पहला अध्याय का मैथ को पढ़े हैं, समझे, तो ऑब्जेक्टिव उसके लिए आसान है। प्रत्येक वर्ष जो है 10 से 20 क्वेश्चन इस लेसन से पूछता है, फर्स्ट सीटिंग और सेकंड सीटिंग मिलाकर, तो आप लोग इसको पढ़िए बढ़िया से, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ बोला सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम यहाँ आपको बता दिए थे, ठीक है, ये है अभाज्य संख्या, ठीक है। अब भाज्य भी कौन है, तो 2 ही भाज्य है, ठीक है, तो इसका गुणनफल क्या होगा 2 × 2, देखिए सम हो गया भाज्य और ये हो गया अभाज्य, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और क्या है सम संख्या भी है, भाज्य संख्या ही सम संख्या है, ठीक है। तो 2 × 2 बराबर क्या हो जाएगा, गुणनफल बोला है तो 4 हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, कह रहा है 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, ठीक है, क्या होता है लगातार होता है, लगातार का मतलब, तो हमें क्या करना है सम देखना है, सम संख्या क्या होगा, तो पहली सम संख्या 2 है और दूसरी सम संख्या क्या होगा 4 होगा, तो पहली सम संख्या क्या है 2 और दूसरा क्या है 4, तो 2 दूनी 4, क्या निकला 0। और कोई संख्या ले लो, 4 ले लो और 6 ले लो, 4 और 6, तो 4 एकम 4, बचा कितना 2, फिर यहाँ पे आप लिखिए 4 को, 2 दूनी 4, हर हाल में 2 आएगा, समझे कि नहीं बात। अगर सम संख्या बोला है तो 2 आएगा, और अगर बोल दिया लगातार में, ठीक है, सिर्फ लगातार बोले, सम विषम ना बोले बोला हुआ हो, समझे कि नहीं बात, तो आप क्या करेंगे लगातार कोई भी संख्या ले लेंगे, और सम बोल दिया है तो सम में देखेंगे, तो सम में क्या होगा 2 होगा। अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से है, कितनी है, देखिए अभी यहाँ पे बताया अभाज्य संख्या कितना हो जाएगा, तो ये अनगिनत होगा, क्या होगा अनगिनत, अनगिनत मतलब अनेक। अब निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है, तो यहाँ देख लिए आप लोग ये अभाज्य संख्या, तो 11 क्या होगा अभाज्य संख्या होगा। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।